कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th हिस्ट्री, आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन में देखिए 3 मार्क्स के सवाल, 5 मार्क्स के सवाल, 2 मार्क्स के सवाल, सब्जेक्टिव वाला जो पेपर है उसमें आने वाला है। और इस वीडियो में आप सभी बच्चों को देखिए हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें आपको दोनों ही लैंग्वेज बताऊंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आप सभी में से कुछ बच्चे जो इंग्लिश के लिए परेशान होते हैं तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वक्त बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला सवाल देखिए, ये 3 मार्क्स का सवाल है। देखिए जितना मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ पहले बता दे रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को धार्मिक जीवन पर देखिए प्रकाश डालना है। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के देखिए कुछ यहाँ पर विशेषताएं आपको बताई गई है। वहां पर मातृ देवी की देखिए पूजा होती थी, पशुपति की पूजा प्रचलित थी, कुबड़ वाला जो बैल था उनकी पूजने यहाँ पर चलता था, पीपल के वृक्ष की यहाँ पर पूजा चलती थी, नाग पूजा हो गया, स्वास्तिक पूजा यानी जिसे हम सूर्य पूजा के नाम से, अग्नि पूजा, वेदी के नाम से भी यहाँ पर हमें बहुत से संकेत मिलते हैं। एक मूर्ति में हमने देखा है कि एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की यहाँ पर मूर्ति है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें पता चलती है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता थे, वहां पर धार्मिक प्रकार का माहौल था या धार्मिक जीवन लोग व्यतीत करते थे। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 3 मार्क्स का सवाल हिंदी में रहा। और यही सवाल देखिए आपको थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ ऑफ द हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग कहते हैं। मदर गॉडेस वाज वर्शिप्ड, द वर्शिप ऑफ पशुपति वाज प्रिवेलेंट, द बॉल वाज रिवेल्ड, पीपल ट्री वाज आल्सो वर्शिप, नाग पूजा, स्वास्तिक यानी सन वर्शिप, ये सारी के सारे यहाँ पर पूजा यहाँ पे किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पन सभ्यता के लोग थे वो लोग क्या थे, धार्मिक विचार के थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 1 का आंसर हो गया हमारा। तो इसे आप लोग कॉपी नोट डाउन करिएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इससे क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हुए ये हमें बताना है। तो दक्षिण पश्चिम भारत में एक सिस्टम चलता था जिसका नाम है रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या होता था देखिए कि किसान भूमि का तो मालिक होता था, लेकिन यदि वह राजस्व का भुगतान करता रहे, मतलब जो टैक्स का भुगतान करता रहे, इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना जाता है कि यह वही व्यवस्था है कि जो भारत में पहले था। बाद में यह जो व्यवस्था है मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी, पहले जो बहुत बड़े इलाके होते थे प्रेसिडेंसीज के नाम से जाना था, इन पर भी ये लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था में 20-30 वर्ष बाद संशोधन कर दिया जाता था, राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती है। और रेतवाड़ी व्यवस्था में देखिए कुछ यहाँ पर निम्नलिखित त्रुटियां थी जो आपको बताई गई है। अब आप लोग पढ़ना चाहें तो ये यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। और ये पहला सवाल तो यहाँ पर इंग्लिश में मिल जाएगा कि व्हाट वाज द रेतवाड़ी सिस्टम, व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट डिड, इससे क्या क्या सोशल और क्या क्या इकोनॉमिक ग्रेड्स कह सकते हैं इफेक्ट क्रिएट हुई, हमें बताना है। तो ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी लोग आप लोग इसे इंग्लिश में नोट डाउन करिएगा। फिर ये हमारे पास हिंदी में कि देखिए क्या क्या इफेक्ट पड़ा था। तो भू राजस्व कम से कम देखिए जो टैक्स लगता था वो 45 से 55% लगता था। सोच लीजिए आप ही की जमीन होगा और आपको कोई 45 से 50% टैक्स लगा देगा, कितना ज्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार जो था वो सरकार ने अपने पास रखा था। सूखा अथवा बाढ़ की स्थिति में भी पूरा राजस्व, मान लीजिए कि किसी इलाके में देखिए सूखा पड़ी है, किसी इलाके में बाढ़ आ गया, ऊपर से आपको राजस्व पूरा चुकाना पड़ेगा। इससे भूमि पर जो किसान का प्रभुत्व देखिए कमजोर पड़ता चला गया। क्या क्या प्रभाव होगा सोच सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है। इससे समाज में देखिए असंतोष फैला, आर्थिक विषमता का क्या यहाँ पर वातावरण छा गया। जो सरकारी कर्मचारी थे वो किसानों पर अत्याचार करते रहे तथा किसानों का शोषण पहले जैसा ही होता रहा, ये सिस्टम जब लागू किया गया था। और यही बात देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है तो आप लोग नोट डाउन करिएगा। द लैंड रेवेन्यू वाज 45 to 15% विच वाज वेरी हाई, ये 3 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। और इसके नीचे देखिए इफेक्ट लिखा हुआ है जिसके 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो कंप्लीट होता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है 1931 में गांधी इरविन समझौते का देखिए क्या परिणाम निकला। आपको मालूम होगा एक पैक्ट साइन हुआ था जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से या समझौते के नाम से जाना जाता है। यदि इसमें क्या क्या देखिए कुछ कंडीशन थे। यद्यपि गांधी जी अगर दूसरे गोलबे सम्मेलन भाग लेते हैं तो जनवरी 1932 में गांधी तथा अन्य नेताओं को यहाँ पर बंदी बना लिया गया था। कांग्रेस को देखिए फिर से पुनः गैर कानूनी घोषित यहाँ पर कर दिया गया। 1 लाख से अधिक जो उनको कैदी बना लिया गया था। और अगर ये आपको डिटेल पढ़ना है तो क्लास 10 का देखिए बुक मिल जाएगा, वहां पर आपको टोटल ये बात मिल जाएगा गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। ठीक है, आपके बुक में मिलेगा और 10th में बुक में डिटेल मिल जाएगा। फिर हजारों जो प्रदर्शनकारी थे कि भूमि मकान तथा संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। ये कुछ क्या थे जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ तो इसके कुछ परिणाम थे, ये यहाँ पर बताया हुआ। और यही देखिए व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुछ 4 पॉइंट मैंने बता दिए, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अगला सवाल है हमारे पास कि भारतीय इतिहास में मौर्य काल का क्या महत्व है। तो मौर्य काल देखिए मौर्य काल जो है राज्य वो भारत का पहला विस्तृत सबसे बड़ा साम्राज्य
राज्य था। इसकी सीमा अफगानिस्तान बोलिए, वर्तमान बलूचिस्तान हो गया। मौर्य शासक ने सर्वप्रथम शक्तिशाली केंद्रीय तथा नगरीय व्यवस्था यहाँ पे स्थापित की। इस समय सर्वप्रथम जो राज्य का निर्माण किया गया था, कृषि के साथ शिल्प हो गया, वाणिज्य व्यापार, इन सब का बहुत अधिक यहाँ पर विकास हुआ था। आवागमन की सुविधा यहाँ पर स्थापित की गई थी, राजस्व में वृद्धि हुई थी। प्रस्तर निर्मित मूर्तियां, स्तंभ तथा अभिलेख लिखवाना मौर्य काल में प्रारंभ हुआ था। मौर्य काल में सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट पैदा हुए, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक जो नीति थे, अभिलेख के द्वारा मौर्य काल को महत्वपूर्ण बनाते, ये बात आपको लिखना है। फिर अगला सवाल बोलो बच्चों, यही सवाल देखिए आपको इंग्लिश में लिखना है, तो लिख लीजिएगा कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। फिफ्थ नोट ऑफ म्यूजिकल, इसके लिए हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट रख के लिखते रहिएगा। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म के विकास पर एक टिप्पणी करना है। तो बौद्ध धर्म, तो चलिए पहले बताइए, तो बौद्ध धर्म के सब प्रथम गुरु का नाम बताइए। बौद्ध धर्म के विकास में अशोक, कनिष्क तथा पाल जैसे शासकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अशोक ने स्वयं तथा अपने पदाधिकारियों तथा अपने जो पुत्र एवं पुत्रियों को इस प्रकार प्रचार प्रसार देश विदेश में किया कि कनिष्क ने अंतिम बौद्ध संगीति द्वारा इनका प्रसार किया गया था। पाल शासक ने भी देखिए इस धर्म का संरक्षण किया। गांधार तथा मथुरा कला शैली में देखिए बुद्ध की मूर्तियां बनने में भी इस धर्म का क्या हुआ, अत्यधिक विकास हुआ। इसके बाद आप लोग इस सवाल को इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देयर वाज अ ग्रेट एम्परर लाइक अशोका इन द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, ये आप लोग इंग्लिश में बना के लिख लीजिए, शायद मुझसे छूट गया हो बनाने में, ठीक है, जो बता दे रहा हूँ आपको। फिर अगला हमारे पास 1857 के विद्रोह ने किस प्रकार मुगल शासन का देखिए अंत किया। आपको मालूम होगा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक रहे। जफर ने वृद्ध अवस्था में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया, उन्हें तथा उनकी पत्नी गिरफ्तार करके बर्मा, जो वर्तमान का हमारे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उनकी जेल में रखा। राजद्रोह का उन पर आरोप चलाया गया और उन्हें अपदस्थ मतलब उनके पद से हटा दिया गया। उनके सभी संतानों को मार डाला गया। उनके अदपस्त होते ही भारत में देखिए जो मुगल शासन था वो पूरा डिक्लाइन कर गया। यानी हाउ डिड द रिवोल्ट ऑफ ब्रिंग एन एंड टू द मुगल रूल, ये इसका आंसर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, रोलेट एक्ट, काला कानून के नाम से आप जानते होंगे इसे, क्या था यहाँ पर। तो न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का यहाँ उपाय किया गया। इस समिति के देखिए यहाँ पर कठोर नियम लाए गए थे, जिसमें किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उनकी गतिविधि निगरानी रखी जाएगी, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित भी किया जाएगा। समिति की रिपोर्ट देखिए अप्रैल 1918 में आती है। भारतीय नेता कई लोगों का विरोध किया। सरकार ने 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास कर दिया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। भारतीयों में देखिए काला कानून का वास्तविक रूप देखने के लिए नारा दिया गया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और यहाँ पर कोई अपील नहीं। ये कथन पूछा जाता है आपसे, याद रखिए कौन से कानून जुड़ा हुआ है, तो याद रखना है आपको रोलेट एक्ट। और यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रोलेट एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ जस्टिस सिडनी रोलेट। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ तो आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता है। फिर चंपारण सत्याग्रह, तो हम लोग जानते हैं चंपारण बिहार से जुड़ा हुआ है। चंपारण के किसानों को अपनी नील की खेती को करने के लिए देखिए अनिवार्य था, मतलब उनकी कंडीशन लगा दी आपको करना ही पड़ेगा। किसानों को देखिए नील का फसल बागान मालिकों को यहाँ बेचना पड़ता था। उन्हें कई प्रकार के कर भी देना पड़ता था। अपना खेत बेचने पर उन्हें मालिकों को बड़ी धनराशि देनी पड़ती थी। उन्हें बिगाड़ लिया जाता था, उन पर शारीरिक अत्याचार भी होता था। गांधी जी ने जब इन अत्याचारों के विरुद्ध किसानों को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन करने की प्रेरणा दी। इसके फलस्वरूप क्या वो जो अंग्रेजी सरकार थी एक जांच समिति बनाई। इस समिति की सिफारिश पर चंपारण कृषि कानून बनाया गया। इस पे क्या हुआ, किसानों पर किए गए अत्याचार समाप्त हो गए और किसानों ने राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास नेशनलिज्म का यहाँ से शुरुआत होता है। फिर अगला है हमारे पास व्हाट वाज द रीजन ऑफ द चंपारण मूवमेंट, ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वैसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिपिटक। आपको मालूम होगा बौद्ध धर्म जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया तथा अभिधम पिटक हो गया। इसका चौथा हमारा क्या नाम है, त्रिपिटक। ठीक है, सुत्त पिटक को बौद्ध सिद्धांत, विनय पिटक को देखिए बौद्ध संघ के नियम और अभिधम पिटक को बौद्ध दर्शन। सम्मिलित रूप से त्रिपिटक का नाम से हम जानते हैं। ये तीनों का सम्मिलित रूप ही क्या, त्रिपिटक है। ये बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ है, जिनकी रचना जो है एक पाली एक भाषा होती है, इसके पाली भाषा का नाम से जानते हैं। इस पाली भाषा में की गई। इसमें प्रथम 2 ग्रंथ जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगीर में हुए और फिर प्रथम बौद्ध संगीति में मौखिक रूप से आनंद और उपाली द्वारा दी गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई, इसमें तीसरी ग्रंथ जो अभिधम पिटक है उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई। तो ये त्रिपिटक के बारे में आपको कुछ जानकारी बताया होगा और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे इंग्लिश में नोट डाउन करिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के 2 कारण हमें बताने हैं। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग, कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज से ही संतुष्ट नहीं थे, पूर्ण स्वाधीनता हम लोग चाहते थे। दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है और यहाँ कांग्रेस के यहाँ एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव देखिए नहीं पड़ा। गांधी जी को उचित समय पर आंदोलन आरंभ करने के लिए अधिकृत यहाँ पर किया गया। नमक कानून आपको मालूम होगा, ये स्टार्ट होता गांधी नमक पे जो टैक्स लगता है उस पर तोड़ा गया। नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एक अधिकार था, इसके उत्पादक भी अंग्रेज थे। इन कानून से अमीर गरीब सभी प्रभावित थे। जब जन आंदोलन के लिए यह सामान्य एवं सर्वमान्य मुद्दा था तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को वायसराय पहले इरविन के पास भेजा और मांगे नहीं मनाने पर देखिए आंदोलन की चेतावनी दी। अंत क्या हुआ, जब वो लोग माने नहीं इरविन तो क्या हुआ, 12 मार्च 1930 को शायद 78 फॉलोवर्स के साथ गांधी दांडी यात्रा करने निकले और 6 अप्रैल को नमक बनाकर क्या किया, यहाँ पर नमक पे जो टैक्स था उसे तोड़ दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ से क्या वो विधिवत मतलब कैसे प्रोसेस से यहाँ पर शुरुआत हुआ। और यही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में कि राइट टू रीजन्स फॉर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देयर आर 2 मेन रीजन्स फॉर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, फिर अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखिए हमारे पास कि भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक है, कैसे कर बताना है। तो भारत में देखिए मध्यकाल में एक नवीन धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। हिंदुओं के आंदोलन को भक्ति आंदोलन तथा मुसलमान के आंदोलन को देखिए सूफी आंदोलन नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही आंदोलन आम जनता पर अपना अपना प्रभाव छोड़ने के लिए सफल हुए। हालांकि रीति रिवाजों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, किंतु अगर बड़े लेवल पर दिखाया जाए तो एक दूसरे के पूरक भी थे। दो समुदाय एक साथ आंदोलन शुरू होना ही इस तथ्य की पुष्टि करता है कि दोनों एक दूसरे के क्या पूरक है। अब इसके देखिए क्या प्रभाव हुए, तो इन आंदोलन के संतों ने धर्म की जटिलताओं को दूर करके उन सभी के लिए सरल एवं सुलभ बना दिया। भक्ति तथा सूफी दोनों ही आंदोलन ने स्थापित धार्मिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। दोनों ही आंदोलन में गरीब, लाचार एवं बेबस लोगों की ओर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया गया था। संतों एवं सूफियों की वाणी घर घर तक पहुंची और संतों का जीवन अत्यंत सादा तथा आदर से भरा हुआ था। तो ये कुछ प्रभाव थे भक्ति एवं सूफी आंदोलन के। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखी हुई है कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ आप लोग नोट डाउन करिएगा। और नीचे भी आपको यहाँ लिखा हुआ है कि इफेक्ट्स ऑफ सूफी मूवमेंट, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, ये लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। अगला और देखिए आज का लास्ट सवाल है कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के बारे में कुछ विशेषता बतानी है। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया था उसकी कुछ देखिए विशेषता है। यह सिंध घाटी के लोगों को कला का यहाँ पर अद्भुत नमूना माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानागार लगभग तालाब धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मौजूद था कि इसकी दीवार देखिए काफी चौड़ी बनी हुई है, जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट से, ताकि पानी अपने आप बाहर ना जा सके। और तालाब या जिस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए देखिए एक स्टेप बना हुआ था। पानी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर उच्चतम नाली का प्रबंध किया हुआ था। और ये बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है कि राइट अबाउट द पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, आप इसे लिख लीजिएगा। तो ये टोटल मैंने आपको देखिए 3 मार्क्स से टोटल 12 सवाल बताएं। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने देखिए बहुत मेहनत लगी है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट अपलोड करा गया है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दिए दोस्तों के साथ। इसी तरह अगर आपको 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव के सारे जो सवाल है आपको चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे। चैनल को रेगुलर वॉच करते रहिए। आपको सारा का सारा एग्जाम से पहले आपका कंटेंट अपलोड हो जाएगा और एग्जाम देके जैसे जाइएगा कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, कैसा एग्जाम किया जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।